काट दिया इसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश, इसका मतलब 2e, ये +2 प्लस माइनस कट गया। ये कहाँ से आ गया इसमें? ये मैथ थोड़ी है, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या निकल रहे हैं, बस ये देखना है आपको। तो अपने ये ऐसा अगर दिखता है ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कल का क्या लिखा था अपन ने? ऐसी अभिक्रियाएं इस बार हो सकता है, क्योंकि विस्थापन पिछले 2015 से लेके 2022 तक लगातार पूछी गई है, तो हो सकता है एग्जामिनर इस बार उसको स्टॉप कर दे और रेडॉक्स अभिक्रिया में से प्रश्न डाले। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं, Zn प्लस CO। देखना, थोड़ा समझना। ZnO प्लस C, Zn को कहते हैं अपन जिंक। अब ये सब लिखा हुआ मिलेगा, इससे सरल परीक्षा में क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, CO को कहते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या है? कार्बन। ये मान लो पेपर में लिखी हुई मिली अपने को। अब अपने चलना है सीधे, सबसे पहले इधर क्या है? अभिकारक, और इधर क्या है? उत्पाद। कोई साइंस नहीं लगानी है आपको, तो कंपैरिजन करना है, या अभिकारक उत्पाद दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है। अब ऑप्शन में देख लेना, ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया जैसे कोई ऑप्शन दे रखे हैं क्या, उस आधार पे देखना है। फिर अगर रेडॉक्स अभिक्रिया लिख रखी है, ऑक्सीकरण अपचयन ऐसा कुछ लिखा है ऑप्शन में, फिर आ जाओ। ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स तीन ही तो शब्द हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन तो ये वाला तो यही कट हो गया भाई। +2 -2 कोई आवेश कहीं पे दिख रहा है क्या इन पे? नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो वहीं छोड़ दो, वो तो वहीं रह गया। अब बचे दो, कौन से? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें जो है कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखो जिंक इधर अकेला है ना, और इधर जिंक के साथ में क्या है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो उल्टा बोल रहा है कोई कोई, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना बेटा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट अपोजिट निकलना अपचयन। ये याद रखना। अब इधर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है ना, CO लिखा हुआ है। इधर देखो कार्बन अकेला है, इसका मतलब किसकी कमी हो गई? और ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी कि इसका क्या हो गया? अपचयन। इधर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो रहा है? दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया कैसी हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ नहीं करना, कोई अभिक्रिया याद नहीं करना, पेपर में लिखी हुई मिलेगी, आपको पहचान करनी है। सीधा सीधा मान लो ये अभिक्रिया लिखी हुई है, जिंक Zn प्लस CO, ठीक है। उत्पाद क्या बना रहा है? ZnO प्लस C। अब पेपर में सीधे नीचे लिख लो अभिकारक, और इधर वाले क्या कहलाते हैं? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जिंक। इधर जिंक अकेला है या कोई जुड़ गया इसके साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, इधर क्या है? केवल कार्बन है। इसका मतलब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गई, तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब अभिक्रिया हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखो इसको, अभी 1-2 साल और करोगे तब समझ में आ जाएगा। कुछ साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, केवल ये 2-3 लाइन याद रखनी पड़ेगी। अभी जैसे तुम कर रहे हो ना उल्टा सीधा, वहां नहीं करना। ये एक को याद रख लो, दोनों को याद रखने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज होगे। या तो ऑक्सीकरण याद कर लो या अपचयन याद कर लो। ऑक्सीकरण याद कर लो और फिर उसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा? अपचयन में। दोनों याद मत करो, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज होगे। एक तो सीधा सीधा पहचान करने वाला ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑप्शन में देख लेना भाई, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स जैसा कुछ लिखा हुआ है क्या, फिर देख लेना, ये इस तरीके से सोल्व कर लेना।
परिभाषाएं याद होनी चाहिए बस, नहीं तो क्या सोल्व करोगे वहां। तीन लाइनें हमेशा दिमाग में रखनी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है। हाँ समझा देंगे। एक तो सीधा सीधा पहचान करा लेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो आपने निकाल दिया इसका उत्तर कि ये तो रेडॉक्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन है दोनों हो रहा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें, पहले तो ये लिखो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कौन सा और बनता है इस अभिक्रिया में। और मेरी गट्स फीलिंग्स कह रही है कि इसमें से प्रश्न आएगा, रेडॉक्स में से नहीं आएगा। विस्थापन प्रतिस्थापन 2015 से पूछ पूछ के थक गया वो भी। लेकिन ये नहीं है कि तुम पढ़ के ही नहीं जाओ, हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, आरपीएससी कर रही है। जो पूछे हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं, होते हैं बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं पेपर में, हो सकता है उनकी लैंग्वेज चेंज कर दे। दूसरा प्रश्न ये बनता है, लिख लिया कि भाई सबने। दूसरा ये पूछता है परीक्षा में, ये जैसे अभिक्रिया लिख दी, या तो इसके बारे में 4 कथन लिखेगा, या सीधा सीधा एक सवाल और बनता है कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है ना। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, अब ध्यान से देखना। अब वो देखो ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा आपको, कैसे वो लिखता है, जैसे ये अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। अब वो कैसे लिखेगा देखना, ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा वो आपका उल्टा। ZnO का ऑक्सीकरण तथा कार्बन का अपचयन। नंबर 2, जिंक का ऑक्सीकरण तथा कार्बन का अपचयन। नंबर 3, जिंक का ऑक्सीकरण व कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन। ऐसे ऑप्शन डालता है वो, है ना। अब वो उपचयन अपचयन लिख के एक जैसा और कर देता है, ऑक्सीकरण की जगह उपचयन लिख देता है वो। अब इधर उपचयन और इधर अपचयन, अब बस इतना ही तो दिमाग मेंटल लेवल है वहां, बस सारा भूल जाते हो क्लास का पढ़ा हुआ है ना। ये उपचयन अपचयन एक साथ लिखते हैं और वही सारा जो कॉन्सेप्ट है भूल जाते हो आप। उपचयन लिखेगा, 100% उपचयन ही लिखता है वो। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें, यानी कि आपको कुल मिला के ये बताना है कि ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है और अपचयन तो किसका हो रहा है। तो हमेशा ऐसा अगर कोई सवाल आता है तो कभी भी उत्पाद को नहीं देखना, कभी भी उत्पाद को नहीं देखना कि ZnO का हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। कभी भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर उत्पाद को देख के नहीं देना है, हमेशा किसको देख करके देना है, अभिकारक को देख के देना है। हमेशा अभिकारक को देखोगे, हमेशा इधर कोई लेना देना नहीं है। जिंक का यहाँ पे Zn है और Zn किस में बदल रहा है, तो यहाँ ये लिखोगे कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, ना कि किसका हो रहा है, Zn। एक ही लाइन याद रखना कि अभिकारक को देखना है। किसको देखना है, किसको नहीं देखना, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आप कंफ्यूज, ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है इसलिए आप ये उत्तर करके आ जाते हो, ये गलत है। हमेशा ऐसे प्रश्नों का उत्तर करते समय हमेशा किसको देख के उत्तर देना है, अभिकारक को देख के उत्तर देना है, उत्पाद को नहीं देखना है। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, हाँ, और ये नहीं करना है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ये तो ऑक्सीकृत होके बना हुआ पदार्थ है। अब यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, अब वो लिखता है कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, या एक इसके साथ में लिखता है कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो मैंने अभी कहा हमेशा किसको देखना है, अभिकारक को देखना है, किसको नहीं देखना, उत्पाद को नहीं देखना। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO है और इधर केवल कौन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये देख लेना, यह कंफ्यूज करता है, ये ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऐसे नहीं है। हमेशा ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द याद रखना है, अभिकारक को देखो, किसको नहीं देखना, उत्पाद को नहीं। तो लिखो
अभी यही लिखवा देती हूँ। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या लिखेगा? उपचयन। वो उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन ऐसे लिखेगा पूरे ऑप्शन में, कंफ्यूज नहीं होना है। जिंक का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण के कोष्टक में लिखना उपचयन, तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधा ही लिख लो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अब यही लिख लो। अगर ऐसा सवाल आता है किसको देखोगे, किसको नहीं देखना, तो लिखना लिखना ऑक्सीकरण व अपचयन का, इसी में अगली लाइन लिखना ऑक्सीकरण व अपचयन का निर्धारण करने हेतु अभिकारक को अंडरलाइन करो, अभिकारक को देखा जाता है, अभिकारक को देखा जाता है। उत्पाद को नहीं, उसी में लिखना उत्पाद को नहीं देखा जाता। अब आप बताओगे, एक अभिक्रिया लिखो लेड वाली, लेड ऑक्साइड, और ये एरो का चिन्ह लगा लेना, लेड ऑक्साइड PbO को क्या बोलते हैं? कुछ याद नहीं करना है, अभिक्रिया लिखी हुई मिली है पेपर में। PbO आपको पहचानना है। पूरे सिलेबस में शायद ये टॉपिक ऐसा है जिसमें केवल थोड़ा समझ लिया तो समझने का है थोड़ा सा बस, फिर पहचानो, समझ आ गया तो पहचानना है, कोई अभिक्रिया याद नहीं करनी है। तो याद करने वाली है वो 4 है अभिक्रिया गिनती, वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखो इसमें अपन छाटेंगे ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को एक नाम और दे देता है ये उपचयन, है ना, या इसका तो एक ही नाम है इंग्लिश में तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरा मैं कह सकती हूँ एक अपन देखेंगे अपचयन, रिडक्शन। अगर दोनों हो रहे हैं तो अभिक्रिया कैसी हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले तो 3 ये है, अब देखो क्या है? हाँ, इसमें ऐड कर लेना कार्बन प्लस सी लिख लेना ना, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस सी लिख लेना। अब इधर क्या है? सारे के सारे अभिकारक, और इधर सारे के सारे क्या है? प्लस सी लिख लेना ना। अब बताओ, प्लस सी लिख लेना भाई, और अब बताओ क्या करोगे? अब अभिकारक की तुलना किससे करनी है? उत्पाद से करनी है। यहां क्या लिखा हुआ है? PbO, इधर केवल क्या है? Pb। इसका मतलब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन, या क्या हो रहा है? अपचयन। एक बात तो ये समझ में आई। इधर कार्बन अकेला बैठा है, उधर कार्बन के साथ में कौन है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और आपका अपचयन भी हो रहा था। अभिक्रिया कैसी हो गई? रेडॉक्स। तो उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगला जिसमें तुम उलझते हो, ये तो पहचान लिया क्योंकि ना तो इसमें हाइड्रोजन है, क्यों? ऑक्सीजन ही दे रखी है।
नहीं, कहीं +2 -2 +1 +2 +3 कोई दे ही नहीं रखा है, ना इसमें हाइड्रोजन है ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है, केवल O का ही घुमा रहा है। तो O को ही देखो ना कहाँ जुड़ रहा है और कहाँ निकल रहा है। अब इसके बाद में दोनों हो रहे हैं तो अभिक्रिया कौन सी हो गई? अब सवाल जिसमें तुम अटकते हो किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो मैंने अभी भी समझाया, हमेशा अगर ऐसा सवाल पूछता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किसका कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन से का अपचयन, तो हमेशा किसको देखना है, किसको नहीं देखना। तो इसका मतलब इधर तो जाओ ही मत, ये तो रास्ता ही गलत है, इधर आ जाओ। पीबीओ और इधर केवल क्या है, तो पीबीओ का क्या हो रहा है और यहां कार्बन अकेला है और इधर कार्बन के साथ में क्या है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कर लोगे ऐसे, तो लिखो इसको, ये सारे लिखना, ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया, ये लिखो ऑक्सीकरण कार्बन का और अपचयन पीबीओ का, पीबीओ का। लेड ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, लेड ऑक्साइड। उत्पाद मत देखना, केवल किसको देखना आपको, अभिकारक को देखना है। आगे एक लाइन लिखना, ये लिख लिया, लिखो अधिकांश अधिकांश अभिक्रियाओं में, अधिकांश अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, अर्थात अर्थात अधिकांश रेडॉक्स अभिक्रियाएं, अधिकांश रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। अब जैसे अगला देखो, एक सवाल और करा देते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है, इसको कहते हैं MnO2 को कहते हैं मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। MnCl2 को कहते हैं, सब लिखा हुआ मिलेगा लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि कॉपी में पूरा होना चाहिए अपने, मैग्नीज डाई क्लोराइड। और H2 सबको पता है क्या है, चल, और Cl2 क्या है, ये अभिक्रिया लिखो पहले तो। अगर उसको क्वेश्चन अभिक्रियाओं में से पूछ रहा है तो अभिक्रिया स्वयं लिखेगा वो, आपको थोड़ा सा जो सिखाया गया है क्लास में वो याद रखना है, उसके आधार पे 100% उत्तर सही निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गलत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा से पेशेंस के साथ में क्लास में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो सवाल सही हो जाएगा। ट्रिकी है ये क्वेश्चन, है ना। अब ऑप्शन में वो लिखेगा ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसे लिखेगा वो, है ना। ऑप्शन में लिखेगा वो ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया।
अब है ना, इस पूरी अभिक्रिया को पूरी ऐसे नहीं देख के घबराना नहीं है। इधर वाले क्या कहलाते हैं? नंबर 1 स्टेप पे आ जाओ। इधर वाले कौन से कहलाते हैं? अभिकारक और उत्पाद का कंपैरिजन करो। यहां मैग्नीज है और मैग्नीज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ये देखो O2 जुड़ा हुआ है ना, MnO2। इधर आ जाओ, इधर मैग्नीज के पास में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है क्या? तो ऑक्सीजन निकल रही है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। एक तो आंसर आ गया कि अपचयन। और अपचयन किसका हो रहा है? MnO2 का। क्योंकि किसको देख के उत्तर देना है ये? अभिकारक को। इधर HCl है, इधर क्या है? HCl है। अब इधर हाइड्रोजन के साथ में Cl है, और इधर हाइड्रोजन के साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? HCl का। किसको देख के उत्तर देना है? अभिकारक। दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। लिखो इसको। कर लोगे ना? थोड़ा सा याद रखनी है 2-3 लाइनें जो क्लास में सिखाई गई है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस। अभिकारक को देख के बताना है, उत्पाद को नहीं देखना है। हाँ, अभिकारक में जो लिखा है MnO2 को करेंगे। हाँ, इसको, हाँ पूरे नाम को करेंगे MnO2। संतुलित अभिक्रिया ये लिखी हुई है। कर लोगे ना? पहचान तो तुम लोगे ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स को। अब कंफ्यूजन तुम्हारे होता है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, वो क्योंकि वो ऑप्शन कैसे लिखता है? MnO2 का अपचयन हो रहा है, MnCl2 का अपचयन हो रहा है। अब तुम क्या करते हो? ये करके आते हो वहां पे। तो ये उत्पाद को नहीं देखना है, आप अभिक्रिया को देख के, अभिकारक को देखना है। किसको देखना है? अभिकारक को देखना है। आगे लिखना। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीज डाई, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का रंग, थोड़ा रंग लिख लो। मैग्नीज डाई ऑक्साइड का रंग हल्का भूरा होता है। अंडरलाइन कर लेना भूरे को। हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। एक लोहे के कई प्रकार होते हैं, हेमेटाइड, ये ना, तो उसका प्रकार ये नहीं पढ़ना आपको। अब अगली अभिक्रिया लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लास्ट वाली कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 1-2 है गिनती के, जिनको याद करके चले जाना। अब मैं कह रही थी याद करने वाला मामला कहाँ पे है तो ये भी समझने का, लेकिन आपकी गिनती के इतनी है 2, तो उसको याद कर लोगे। उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती क्या है? वो सीधा सीधा ही पूछेगा। उदासीनीकरण में क्या होता है? एक तो अम्ल होता है, प्लस एक क्या होता है? क्षार होता है। एक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाए? क्षार से कराई जाए। तो जो उत्पाद बनेगा, या तो सीधा सीधा यही पूछ लेगा, लवण बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा? लवण या साथ में सह उत्पाद के रूप में थोड़ा बहुत क्या निकलता है? जल। क्या निकलता है? जल। तो एक तो सीधा सीधा सवाल यही बनता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में होता है, अम्ल और क्षार जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं, और साथ में थोड़े बहुत मात्रा में क्या निकलता है? जल का। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। सीधा सीधा या तो ये पूछ सकता है, तो लिखो उसमें। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार संयोजित होकर लवण का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, तथा साथ में जल का निर्माण भी होता है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये लाइन लिख लो, अम्ल प्लस क्षार, सीधा सीधा एक प्रश्न तो इस पे यही बन गया। अब देखो इधर ये उदाहरण, ये लाइन लिख लो। एक तो सीधा सीधा उदासीनी अभिक्रिया पूछ लेगा कि क्या है उदासीनी अभिक्रिया, जो अभिक्रिया उसमें होता है सीधा। एक तो सीधी सीधी ये पूछ लेगा तो आप बता सकते हो, इसको तो आसानी से बता सकते हो कि अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाएंगे, लवण, और साथ में क्या निकलेगा, जल। अब देखो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझे, क्योंकि हम जो है रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अम्ल लिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या है, अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है भाई, अम्ल है। और NaOH क्या है, सोडियम OH आ जाता है ना जहाँ पे OH, तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है, क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, क्षार। अम्ल ले लिया और आपका क्षार ले लिया, दोनों मिले क्या बनाइए, और ये क्या लवण, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, लवण बन गया। और साथ में क्या निकल गया, जल निकल गया। HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या एक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या एक अम्ल, जिसके अंत में जिसमें H दिखाई दे रहा है, H+ होता है, वो होता है अम्ल। और जिसमें OH होता है वो क्या होता है सामान्यतः, क्षार। तो एक अम्ल मिला, एक क्षार मिला, क्या बनाया यहाँ पर, लवण कौन सा बना, NaCl। साथ में क्या निकालना है, और जल का सूत्र क्या होता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है, उदासीन। तो लिखो यह अभिक्रिया लिखना। अगर आपको ये लाइन याद है तो भी आप वहां पे पहचान सकते हो इसको, लेकिन इस पे सवाल एक ही बनता है, साधारण सा ही बनता है, अम्ल प्लस क्षार, लवण और जल बनाते हैं ये। दूसरा देखा, ये भी अम्ल है, CH3COH, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। ये भी क्या है आपका, ये एक अलग समूह है पूरा। CH3 अपन कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे जब आएगा, ये अलग समूह है पूरा। और फिर इसमें जो H जुड़ा हुआ है वो H अलग आ रहा है, उसको अम्ल कहते हैं। OH नहीं देखना है, ये पूरा एक समूह होता है, कार्बन के यौगिक में पढ़ेंगे, CH3CO अम्ल। और यहाँ पे सीधा केवल क्या दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, एक अम्ल मिल गया और एक, तो क्या बनाया, सोडियम एसीटेट।
कुछ भी याद नहीं करना, आपको पहचानना है। सोडियम एसीटेट और साथ में क्या बन गया है? देखो लवण का पता कैसे चलेगा, तो ये दोनों मिलेंगे तो आप जल को निकाल दो, जो बच गया वो क्या है, लवण है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जल को निकाल दो, एस्ट्रो को निकालने के बाद में जो बच गया वो जोड़ दो, वो क्या है। अब इसमें देखो यहाँ पर, यहाँ CH3COO, यहाँ पर इसके साथ में क्या जोड़ दिया, Na, और बाद में क्या निकाल दिया, जल। जल को निकालने के बाद में यही बचता, चाहे देख लो आप, जल का अणु निकाल दो और जो बच गया वो क्या है, लवण है। हाँ, तो उस आधार पे भी देखना, तो वो ऐसे एक ऑप्शन देगा, उपचयन अपचयन भी है और उदासीनीकरण भी है, ऐसा ऑप्शन मिलता है अगर आपको, तो फिर वो सही मानना है। जैसे कल अपने एक बार बार बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं आई हैं जिसमें संयोजन भी हो रहा है, वियोजन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन, तो ऐसा ऑप्शन देखना आपको जिसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उसको करेक्ट करना है। जैसे एथीन एथेन में बदल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो संयोजन भी हो रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, तो संयोजन व अपचयन, अगर ये दोनों ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं तो फिर उसको करेक्ट करोगे आप। बस यही तो खेल खेलता है एग्जामिनर, आप क्या उस एक को पकड़ लेते हो, या तो संयोजन को पकड़ के बैठ जाते हो या अपचयन को पकड़, ये ऑप्शन में मैं कह रही हूँ सारा ऑप्शन का थोड़ा देख लेना ध्यान से। अब ये विस्थापन भी बन सकती है क्या, बताओ दिखा, CH3COOH प्लस NaOH, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है क्या? हाँ, सोडियम उठ के किसके पास जा रहा है, CH3O के पास में, तो इसका मतलब यहाँ विस्थापन भी हो रहा है। तो ऑप्शन में दे उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों, तो क्या करके आओगे, दोनों गिनती की दो ये अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन भी हो रहा है ना। ये थोड़ा सा ये पूछता है वो, उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो होती क्या है, एक अम्ल मिलेगा, एक क्षार मिलेगा, और क्या बनेगा, लवण, और साथ में क्या निकलेगा, जल। अब फिर वो क्या है, पहचान अगर करवाता है तो अभिक्रिया लिखेगा कि कौन सी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। सुनो मेरी बात, उसकी मर्जी हो जो लिखे, कोई टेंशन मान लेने नहीं है, सीधा सीधा जल को अलग कर लेना है, एस्ट्रो निकाल दो उसमें, और उसके बाद में जो बचता है वो आपका क्या है, लवण है। और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, उदासीनीकरण। अब देखो अपन लिखी थी उष्मा के आधार पे अभिक्रिया, कितने प्रकार की, तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, तो लिखो इसमें उष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। देखो जो कॉपी में लिखा थी पिछली बार भी ये सारी चीजें लिखवाई थी, जिसने ईमानदारी से क्लास में बैठ के पढ़ा है वो तो सब सही करके है, और जिसने एक दिन क्लास ली 2 दिन भाग गया फिर तीसरे दिन आ गया वो सब गलत करके आए। ऐसे नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट हो, रेगुलरिटी, पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, ये चीज़ें मांगती है, सारा खेल इसी का ही है। अब जिसको वो सीरीज याद नहीं है वो कभी भी विस्थापन पर ये नहीं कर सकता, उसको एग्जामिनर चाहे जब जैसे बेवकूफ़ बना सकता है। और ये तो आप देखना, तुम जब भी पेपर आएगा तुम्हारा सबसे पहले इनको ढूंढोगे तुम पूरे पेपर में, और सबसे पहले इनको छोड़ते थे चलो यहाँ से, अब गारंटेड बात है इनको ढूंढोगे क्योंकि पहचानना है वहाँ पे। लिखने का तो प्रोग्राम ही नहीं है, लिखना हो जब तो भाई फिर तो जी का जंजाल है ये, क्योंकि हम हिस्ट्री के हैं, हमारा सब्जेक्ट अलग है, अप्रोच अलग है पढ़ने की, तब तो बात अलग है। लेकिन अब सब इसमें तो पहचानना ही है, साइंस जैसा कुछ है ही नहीं। ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 लाइनें जिसके दिमाग में है वो तुरंत उत्तर निकालेगा। जिसको ये पता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, मेरे को विकारक को देख के उत्तर देना है न कि उत्पाद को, उसका 100। जिसको विस्थापन द्विविस्थापन पता है, हटाना तो सारी दुनिया पढ़ा रही है, ये इसको हटा दिया इसने इसको भगा दिया, वो तो सबको पता है। कौन किसको हटा सकता है और कौन किसको नहीं हटा सकता है, इस पे बात करो ना आप तो वो जिसको वो लाइन याद है, हाँ, अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को, तो हाँ
ये कल अभिक्रिया भी बताई थी, क्या जिंक सल्फेट में से कॉपर जिंक को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है, इसलिए अभिक्रिया। और अब क्या करते हैं जल्दबाजी में? विस्थापन, क्योंकि जिंक को किसने हटा दिया? कॉपर ने। तो इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी? फिर आरपीसी की आती है आंसर की, उत्तर आता है नन ऑफ दीज। फिर कहते हैं कि क्लास में ऐसा पढ़ाया, रिट लगाने, काहे पे रिट लगाओगे तुम? सही तो है। किस अब आरएस की मार्क्स जारी करे हैं, फर्स्ट पेपर में 200 में नंबर देखो क्या आ रहे हैं उनके। तो वहीं से आइडिया लग रहा है कि कंपटीशन हार्ड होने के साथ साथ कट ऑफ भी डाउन गई है। तो हार्ड कंपटीशन किसने बनाया? आप लोगों ने। आप दिन भर फोन में रील्स देखते हो। सिलेबस आज से 2015 में जब था तब भी यही सिलेबस था, और आज भी यही सिलेबस है। 2015 में भी विस्थापन अभिक्रिया पूछी है, 2020 में भी पूछी है, 2022 में भी पूछी है, और तीनों बार गलत करी है। तो इसमें एग्जामिनर की गलती है, अपनी गलती है, पढ़े नहीं अपन। उष्मा के आधार पे कितनी? दो, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी। लिखा था नहीं तो। अब देखो साधारण दैनिक जीवन की बात करें, जैसे मर्द कार्बनिक पदार्थ, अपन कहें कि सड़ी गली सब्जियां है, ये सड़ती हैं, तो वहां पर उष्मा छेपी अभिक्रिया है या उष्मा शोषी? जैसे कचरा वो सड़ रहा है ना, तो वो उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी? वर्मी कंपोस्ट का बनना, वो बिल्कुल एग्जामिनर टू द पॉइंट बात करता है। या तो वो सड़ी गली सब्जियां जो आपकी उसमें से पूछेगा, या सीधा सीधा लिखेगा वर्मी कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? उष्मा छेपी, उष्मा निकलती है। कचरा जो है पड़ा रहता है, या साग सब्जियों का सड़ना, या जो कचरा है, या वर्मी कंपोस्ट का बनना, क्या कहलाता है? उसमें कौन सी अभिक्रिया आती है? उष्मा छेपी। क्योंकि देखो नाम से तो सबको पता चल रहा है, उष्मा का निकलना, उष्मा का निकलना क्या कहलाती है? उष्मा छेपी। प्लस दूसरा, एक तो वर्मी कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का सड़ना। दूसरा, हम दैनिक जीवन की बात करें, अपन सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती हैं, वो उष्मा छेपी होती हैं या उष्मा शोषी? सांस लेते हैं, शोषी होगी या छेपी? शोषी कैसी होगी? तुम हीट ले रहे हो। सनलाइट तो प्लांट्स लेके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम अपनी बात करें, श्वसन में जो ऊर्जा निकालते हैं अपन सांस, और ऊर्जा जो निकलती है वो किसके रूप में निकलती है? उष्मा के रूप में। जब भी सांस बाहर छोड़ते हो तो आप देखना गर्म हीट फील होगी। जब भी आप सांस को बाहर निकालते हो तो गर्म फील होता है, गर्म हीट फील होती है। इसका मतलब उष्मा के रूप में ऊर्जा निकल रही है। इसका मतलब श्वसन की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है? उष्मा छेपी क्रिया है। अब मान लो ये तो दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं, अब वो कोई भी अभिक्रिया लिखे उसमें प्लस उष्मा लिख दे, प्लस उष्मा, तो वहां पे साफ साफ कुछ दिमाग ही नहीं लगा, प्लस उष्मा लिख रहा है, तो इसका मतलब उष्मा शोषी। और अभिकारक की तरफ लिखे उष्मा, देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे? और दूसरा, उष्मा शोषी का मतलब क्या ग्रहण करेगा, और उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगी। ये तो समझ में आ गया, उष्मा का निकालना। कौन कौन से रसायन? वर्मी कंपोस्ट का बनना, खाद्य पदार्थों का सड़ना, कचरे का सड़ना, श्वसन की क्रिया, कैसी अभिक्रिया? उष्मा छेपी, अर्थात इससे ऊर्जा निकल रही है। और वो ऊर्जा किसके रूप में निकल रही है? उष्मा के रूप में। किसके रूप में निकल रही है? उष्मा के रूप में निकल रही है। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे उष्मा शोषी, उष्मा का ग्रहण होना, ले रहा है वो उष्मा। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस में पादप सूर्य की प्रकाश का उपयोग करते हैं, सनलाइट ले रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर प्रकाश संश्लेषण है जो कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी। तो हेडिंग डालो उष्मा छेपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। लिखना विभिन्न पर, लिख लो पहले तो एक्जोथर्मिक या उष्मा छेपी। आप पहले छेपी पढ़ रहे, एक्जोथर्मिक नाम से पता चल रहा है उष्मा निकलेगी।
ठीक ना। ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, दोनों शब्द लिखना, ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है, उष्मा का निष्कासन होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण से सवाल पूछेगा, एग्जाम्पल, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, वर्मी कंपोस्ट का बनना। वर्मी कंपोस्ट का बनना साग सब्जियों का सड़ना, श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया। अब देखना, थोड़ा सा इसको लिखने से पहले नोट लगाएंगे ना। श्वसन, एक तो अपन ने ये अभिक्रिया लिखी थी, पीछे लिखी थी ना, एक इसका उल्टा लिख दूं मैं, कंफ्यूजन यही खत्म कर देते। CO2 प्लस H2, वो श्वसन, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के थोड़ा सा नीचे नोट लगा के ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिखेंगे। दो लिखिए मैंने, दो अभिक्रिया लिखिए, नोट डाल के लिखना दोनों। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ कंफ्यूजन होते हैं इसलिए एक साथ ही लिखवा दिया। देखो ये जो अभिक्रिया है, ये तो कौन सी कहलाती है? श्वसन की। और ये जो अभिक्रिया आपकी, ये कौन सी कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दोनों को एक साथ इसलिए लिखवाया है मैंने ताकि कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं अपन। और दोनों का प्रकार अलग अलग होगा, दोनों उष्माक्षेपी नहीं होगी। दिखने में एक जैसी दिख रही है ना, देखो ये लिखो फिर अपन देखो समझाते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों एक साथ लिखा। जबकि इसमें एक उष्माक्षेपी का उदाहरण है कि एक उष्माशोषी का है, इसलिए नोट डलवाया मैंने। हमने पीछे भी पढ़ा था, एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, है ना। जाइलम क्या लेता है? जल और खनिज लवणों का क्या करता है? अवशोषण करता है, H2। अब H2O मिल गई पादप को, जल मिल गया जड़ों के द्वारा। वातावरण में क्या है? CO2, तो CO2 भी ग्रहण कर ली। जल जड़ों के द्वारा आ गया जाइलम से, वातावरण से क्या ले ली? CO2। यानी कि उसके पास दोनों आ गए। H2O तो पहुंच ही गया और वातावरण से क्या ले लिया? CO2। अब उसको क्या मिला? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मिला। और क्या बनाया? भोजन। क्या बनाया? भोजन। और अपन भोजन को किसके रूप में लिख रहे? C6H12O6। ये इसको किसका फॉर्मूला था? ग्लूकोज का। और इस क्रिया को अपन क्या कह रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। अगर ये अभिक्रिया लिखता है
और फिर उष्मा शोषी या उष्मा छेपी में से पूछता है, तो वो ले रहा है ना उष्मा, उष्मा का शोषण कर रहा है, सूर्य का प्रकाश ले रहा है, इसका मतलब उष्मा ले रहा है, तो उष्मा ले रहा है तो क्या होगा, हाँ शोषी। अब वो क्या करता है, ये सीधे नाम हिंदी वाले नहीं लिखता है, प्रकाश संश्लेषण शोषण या अभिक्रिया लिख देता है कई बार। फिर पूछता है कि कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी है उष्मा शोषी है, दोनों। तो जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी हुई है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी हुई है, वो तो कौन सी में चली जाएगी, उष्मा शोषी में। इसका जस्ट उल्टा, अब अपने मान लो शरीर में भोजन है, उस भोजन को अपन सरल रूप में शर्करा के रूप में पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। अपने शरीर में भोजन है, अब वो भोजन टूटेगा तो शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा। जब वो भोजन टूटेगा, भोजन लिया, भोजन का पाचन हुआ, भोजन टूटा, तो शरीर को क्या मिल रही है, ऊर्जा। उसमें अधिकांश कुछ ऊर्जा का तो अपन उपयोग कर लेते और कुछ ऊर्जा वातावरण में वापस से क्या कर देते, निष्कासित कर देते। तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है, श्वसन की क्रिया। इसकी जस्ट उल्टी हो रही है, यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणु टूटते हैं, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण में तो ग्लूकोज ही बन रहा है, जबकि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। हम सांस ले रहे, क्या गई शरीर में ऑक्सीजन, ये तो लिखा है O2 प्लस O2। अब इस ऑक्सीजन ने रक्त में पहुंच के किसको तोड़ना शुरू कर दिया, भोजन को या ग्लूकोज को। ग्लूकोज टूटा, भोजन टूटा, तो शरीर को क्या मिली, एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, और फिर कुछ ऊर्जा को वापस से अपन वातावरण में क्या कर देते हैं, निष्कासित। तो ये जो अभिक्रिया है, श्वसन की जो अभिक्रिया है, ये कैसी है, केपी का, याद रखना। अब लिखो, मैं लिखवाती हूँ, नोट डाल के लिखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, जबकि श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया में उष्मा, उष्मा ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है, ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है, जिसे जिसे उष्मा ऊर्जा भी कहा जाता है। अब आप बताओगे, बर्फ जल में परिवर्तित होती है ना, तो वो उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी। बर्फ से जल का बनना, सोच में उष्मा मिलेगी तभी तो बर्फ किस में पिघलेगी, और इसका उल्टा कर दूं, जल का बर्फ में, तो लिखो उष्मा, ये दूसरा लिखना, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन की चीजें पूछेगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लेना उनको। उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है। उष्मा का ग्रहण होना, लिख लो, उष्मा का ग्रहण होना, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा का ग्रहण होना उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है।
जैसे पदार्थों को गर्म करना, पदार्थों को गर्म करना, नंबर 2 बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल का बनना। और एक को लिख लो प्रकाश संश्लेषण, इंपॉर्टेंट कर लेना। अभिक्रिया वहां लिख चुके हो, वापस से लिखना चाहो तो लिख लो देख के, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख चुके वहां प्रकाश संश्लेषण, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। फोटोसिंथेसिस, एक तो ये दैनिक जीवन की पूछ सकता है ना, सीधे सीधे। अगला उदाहरण लिखो, लिखना, यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में, यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में एरो के ऊपर ये चीज लगा दे इस तरीके से, गर्म करना, इसका मतलब क्या हो रहा है, पदार्थ है गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब उष्मा शोषी। तो लिखना, अगर क्या लिखा, यदि रासायनिक अभिक्रिया में, ये चिन्ह लिखो, उपरोक्त चिन्ह का उपयोग होता है, ये चिन्ह लिखो, अंडरलाइन करना, उपरोक्त चिन्ह का उपयोग होता है तो अभिक्रियाएं, तो अभिक्रियाएं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये आ जाए तो इसकी थोड़ी, इससे सरल तो और क्या ही होगा, पहचान लो। अब मान लो ये अभिक्रिया लिख दी कोई है ना, उसके N2+O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ रहा है और ऊपर ये चिन्ह लगा दिया, हमें पता है कि इसका मतलब गर्म कर रहा है, वो गर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसको हीट मिल रही है, और हीट ले रहा है, इसका मतलब उष्मा शोषी। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी, कुछ भी लिखे उससे कोई लेना देना नहीं है, उष्मा शोषी। ये चिन्ह देख लेना, अगर ये चिन्ह आ रहा है अभिक्रिया के ऊपर तो इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है, शोषी। सबसे इससे सरल तो क्या ही होगा। या वो ऐसे भी लिख सकता, मान लो चिन्ह भी नहीं लिखे तो ऐसे भी लिख सकता है, H2+I2+ उष्मा प्लस उष्मा, तो भी उष्मा शोषी बनेगी। ये भी लिख सकता है प्लस उष्मा, N2+O2+ प्लस उष्मा, इसका मतलब उष्मा ले रहा है तो भी उष्मा शोषी कहलाएगी। ये लिखने के उसके पास विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही अपना। प्लस उष्मा लिख दे विकारक के साथ में, अब विकारक के साथ में प्लस उष्मा लिख दे तो भी क्या है, उष्मा शोषी। या ये चिन्ह लगा दे अभिक्रिया में तो भी क्या है, पहचान लोगे, याद करने का लफड़ा नहीं है। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है। अब आप लिखो, एक सवाल लिखना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर एक जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें उष्मा क्रमशः नंबर 1 लिखना, क्रमशः नंबर 1 ऑप्शन में लिखना, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। नंबर 2 उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। नंबर 3 यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया,
यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रकार है। नंबर 4 भौतिक प्रक्रम का उदाहरण है। भौतिक प्रक्रम का उदाहरण है। या तो आज या तो हो जाएगा क्लास में, ये उतार लो, डेल्टा का चिन्ह लगा देना ऊपर, तो इसका मतलब उष्मा शोषी, और प्लस उष्मा लिख दे ऐसे। इससे सरल तो क्या ही होगा, उसने खुद ही बता दिया, प्रश्न ही उत्तर बता दिया। प्लस उष्मा अभिकारक के साथ में प्लस उष्मा लिख दे, अभिकारक के साथ में प्लस उष्मा लिख दे तो उष्मा शोषी। अब अपन कुछ उदाहरण पूरे चैप्टर की सोल्व करेंगे ना। एक तो अपन पढ़ेंगे बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना। ये कुछ ज़्यादा ही पूछता है, पिछली बार भी पूछा है ये सवाल पिछली बार भी पूछा है। जिन बच्चों ने क्लास में बैठ के पढ़ा है वो तो उत्तर सही करके आए थे। रासायनिक अभिक्रियाओं से लगता है तुम्हें प्रश्न गलत हो जाएगा। अब इज्जत का सवाल है, ये मान लो। आगे गलत नहीं करना भाई। कुछ सवाल और करवा दूंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे पूछे जाने की संभावना है। संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, उसके बाद में ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उष्मा के आधार पे उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी प्रक्रम। 2 प्रकार के, भौतिक प्रक्रम और रासायनिक। किसी भी पदार्थ का जलना या किसी भी पदार्थ का दहन होता है, दहन शब्द काम में लेगा, वो जलना शब्द काम में नहीं लेगा। जहां पे दहन आ गया वहां पे प्रक्रम कैसा है, रासायनिक है। अभी करेंगे, देखो अब या तो अभी आ जाएगा उत्तर, फिर लगाना तुम। अब एक मेथेन गैस का दहन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या उष्मा शोषी, लिखेंगे अभी इसको। दहन उष्मा जो है मीथेन गैस का दहन, कॉमन सेंस का प्रश्न है, कोई रासायनिक अभिक्रिया में लिखी नहीं है। दहन का मतलब जलना, जल रही है तो क्या निकल रही है, उष्मा, और उष्मा हीट के रूप में निकल रही है, और उष्मा का निकलना बस। तो अगला सवाल इंपॉर्टेंट करके लिखना। मीथेन मीथेन गैस का मीथेन गैस का दहन, मीथेन गैस का दहन अभिक्रिया है। मीथेन गैस का दहन अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। आप सीधा उत्तर ही लिख लो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और अगर रिएक्शन लिख के पूछे तो भी बता सकते हो। रिएक्शन क्या है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं हो उसमें प्लस O2 लिखा होता है। दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें प्लस O2 होता है। तो दहन हो रहा है तो प्लस O2 लिखेंगे। क्या बना, CO2, धुआं निकलता है ना, तो CO2 उसके साथ में कुछ जलवाष्प के रूप में निकलता है, जल। जलवाष्प के रूप में क्या निकलता है, जल। और ये अभिक्रिया है, इसको आप क्या कह रहे हो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो मीथेन गैस का दहन, ये लिख लेना अभिक्रिया, मीथेन गैस का दहन है भाई। ये अभिक्रिया के रूप में भी पूछ सकता है, वो अभिक्रिया लिख देगा ये, मीथेन गैस का दहन। संतुलित करके लिख दिया मैंने ताकि लफड़ा ही नहीं हो। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, 2O2। लिखो इसको, अभिक्रिया लिखो ये।
क्या? हाँ, ये अभिक्रिया लिखेगा फिर वो प्लस O2, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और प्लस O2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में दहन शब्द कहीं न कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन पढ़ लेना एक बार। वो सीधा लिखेगा मीथेन गैस का दहन और फिर रासायनिक अभिक्रिया डालेगा पेपर में। ये अभिक्रिया लिखेगा, फिर पूछेगा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, या दोनों का ही एक उदाहरण है, या कोई दूसरा और नाम लिख सकता है, वो कोई उदासीनीकरण लिख सकता है, कुछ और लिख सकता है। ये अभिक्रिया लिखेगा ये मीथेन गैस का दहन, या सीधा सीधा वो हिंदी में भी पूछ सकता है मीथेन गैस का दहन निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, या तो सीधा सीधा हिंदी में पूछ ले, या ये अभिक्रिया लिख कर भी पूछ सकता है। तो आप पहचान लेना कि ये अभिक्रिया तो उसमें छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें मीथेन गैस का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, दहन। तो इसमें लिखना, नीचे एक लाइन लिखना, दहन की प्रक्रिया में, दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन उपस्थित होती है। चूने के ऊपर पानी डालते हैं, आपने तो अपने लैंग्वेज में समझो, तो एकदम से वो बुदबुदाहट सी होती है ना, तो वो उसमें छेपी हो रहा है, उसमें शोषी प्रक्रम हो रहा है, वो जो है बूंदे वो हो रहे बुदबुदाहट से, इसका मतलब उष्मा निकल रही, गर्म हो जाता है ना, इसका मतलब उष्मा का निष्कासन हो रहा है। तो उष्मा का निष्कासन हो रहा है, उसका मतलब छेपी। क्या हो रहा है, उष्मा छेपी। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ये है कैल्शियम CaO को क्या कहते हैं, ये सवाल आया है पिछली बार एक पारी में, कैल्शियम ऑक्साइड पूछा हुआ सवाल है, कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कुल मिला के चूने पे पानी डाल रहे हैं आपकी भाषा में, है ना। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुल मिला के चूने के ऊपर क्या डाल रहा है, पानी। और फिर मान लो पूछ ले कि अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा निकल रही है, इसका मतलब उष्मा छेपी, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। पानी आ गया तो अपने आप ही बुझ गया, ये OH आ गया पानी के रूप में, लिखो इसको। अगला इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया पिछली बार, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के बारे में ऐसे नहीं पूछा था उसने, ये अभिक्रिया लिख के पूछा था कि इसके बारे में सत्य कथन कौन से हैं, समझाते हैं। CaO इसको क्या कहते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। आप शुद्ध भाषा में इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चूने पे पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो बुझ गया है। हाँ, ये तो आप अपनी भाषा में, लेकिन वो ये थोड़ी लिखेगा, ये तो हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि ये समझने में आसानी हो, इसलिए आप, हाँ, तो वो जिस पे पानी डालते हो वो होता है, बेसिकली होता है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्रिस्टल के रूप में होता है, थोड़ा सा पत्थर, सॉफ्ट पत्थर के रूप में होता है, वो होता है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, CO, उसके ऊपर क्या डालेगा, जल। अब जल का तुम्हें सूत्र पता है, H2O डाल दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कहते हैं, और वो जो है बदबूदाहट सी होती है, वो ऊर्जा निकल रही है, और किसके रूप में निकल रही है, तो उष्मा के रूप में ऊर्जा निकल रही है। तो जैसी है उष्मा, अब उसने ये बुझाव और बिना बुझाव कौन सा, ये पहचान करवाई थी। हाँ, संयोजन भी है, जुड़ रहा है ना, H2O जुड़ गया, संयोजन भी बिल्कुल सही है। अब तुम पेपर में उत्तर गलत नहीं करोगे, मुझे विश्वास हो गया। अगर तुम यहां से संयोजन पे पहुंच गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे दिमाग में चल रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उत्तर गलत नहीं होंगे अभी, अब सबसे पहले पेपर में यही ढूंढोगे जाते ही। लेकिन ये तभी, एक महीने 1-1 घंटा आप अपनी तरफ से साइंस को दे देना, इस कॉपी को, 1 महीने का मतलब 30 घंटे जो क्लास में पढ़ लिया, उसको आप अपनी तरफ से पर डे 1-1 घंटा ही तो देना है।
एक महीने के लिए 30 घंटे और दे दिए तो क्वेश्चन नहीं गलत होंगे बाबा। ये तो 1 घंटा तो दे सकते हो, या 1 घंटा भी नहीं अपने पास में। कुछ नहीं, वरना मैं किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल रजिस्टर पढ़ने की। कोई भी टॉपिक जो जो शुरुआत के जो टॉपिक है, एक टॉपिक की रीडिंग 1 घंटे में अब आराम से बांट सकते हो, क्योंकि आप अपने क्लास में पढ़ लिया और समझ लिया। तो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो सकता है 1 आवर में। हाँ, ज़्यादा ही कर लोगे अब तो। अभी तो इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन 10 दिन बाद जैसे क्लास बंद होगी, साइंस का सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूटी इसीलिए कह रही हूँ कि पर डे 1-1 घंटे साथ साथ देते जाना, ताकि भूलने वाली समस्या का समाधान हो। मिथेन गैस को एक नाम और देते हैं, प्राकृतिक गैस। मिथेन गैस को नेचुरल गैस भी लिख लेना वहां पे। मिथेन गैस को, हाँ पीछे लिखा हुआ है वैसे तो, प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। अब कुछ उदाहरण सोल्व करेंगे, लेकिन जहां से आपने अभिक्रियाएं शुरू करी थी ना, वो पदना निकालो, भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रम। और एक सवाल यहीं पे लिख लो, नौसादर का जलना। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेना यहीं पे, नौसादर। ये इससे टिपिकल फिर कुछ बनेगा, नौसादर का जलना प्रक्रम कौन सा है? नौसादर का जलना प्रक्रम है। अब इस पे डिस्कशन नहीं करोगे, एक लाइन छोड़ लो इसके नीचे, है ना। अब वो वहां पे आ जाओ जहां से अभिक्रिया शुरू करी थी ना, फिर अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उससे। वो इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि ऑक्सीकरण को अपचयन नहीं बताओ और अपचयन को ऑक्सीकरण नहीं बताओ। एक बार 5 मिनट में, और फिर अपन करते हैं कुछ सवाल जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इस बार पूछे जा सकते हैं। लोहे पर जंग लगना पूछी जा सकती है इस बार, पिछली बार पूछी थी लेकिन संतुलित पूछी थी अभिक्रिया। तो अभी उस, ताकि गलत नहीं करो, उत्तर सही देते चले जाएं, इसलिए अभिक्रिया जहां से शुरू करी थी, प्रक्रम पढ़े थे भौतिक और रासायनिक प्रक्रम। फिर अपन देखते हैं, अभी पिछले साल के प्रश्न करते हैं, अभी फटाफट आप खुद ही उत्तर बता दोगे मुझे, लेकिन एक बार पढ़ लो। तुम पढ़ते जाओ। कंफ्यूज नहीं होना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
संयोजन योजन में वो टेबल याद रखना भाई। सॉरी, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया वाली। अधिक क्रियाशील तत्व कौन से कहलाते हैं? वो छटवा सकता है तीन तीन के युग में या पेड़ बना के। हाँ, एक जैसे कोई से ही नहीं। ये पिछली बार पूछा हुआ सवाल। हाँ, इसको पहले अभिक्रिया के रूप में लिख लेंगे। संतुलित करना पूछा है इसने, कुछ नहीं पूछा कि आयरन के यहाँ पे आयरन के कितने होंगे मॉलिक्यूल्स संख्या, जल के कितने अणु संख्या कितनी होगी यहाँ पे अभिक्रिया में, Fe3O4 की संख्या कितनी हो सकती है, या O2 की कितनी संख्या हो सकती है। अब जिसकी मैथमेटिक्स बढ़िया है, जिसको कुछ भी एबीसीडी नहीं आ रही है और जिसकी मैथ थोड़ी ठीक है, तो उसने तो एक काम विधि अपनाई, ये सारे मान रख रख के देख लिए। भाई 3 रख के देख लिया, जैसे पहला नंबर पे 3 लिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिखा है 3Fe, इससे संतुलन हो रहा है क्या? 2 नंबर पे जो है H2O को 2 नंबर दे रहा है, तो 2 है क्या? H2O के 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 1 का मतलब होता है Fe3O4 के कितने मॉलिक्यूल बता रहा है? 1। और O2 का मतलब है कितने ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 2। तो वो सारे ऑप्शन की संख्या सबके आगे आगे लगा के देख ली, इससे सबकी संख्या बराबर आ रही है, तो उसने तो उस आधार पे कर लिया। अब अपने पास में ना तो इतना समय है, और गणित थोड़ी सी आप अपनी क्या है, तो मान रखने आ रही है, इसमें पता चले अगला कोई सरल प्रश्न और गलत कर दिया के चक्कर में। तो ये लिखो एक, ये पिछली बार आया था, कैसे करते हैं। अब इसने क्या अभिक्रिया को तोड़ के अलग अलग लिख दिया, कुछ नहीं करा। एक अभिक्रिया Fe+H2O क्या बना रहा है? Fe3O4 + O2। अब इसने क्या करा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अलग अलग लिख दिए, प्लस माइनस ये हटा दिया इसने। अभिक्रिया को तोड़ दिए और अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसको लिख दिया इसने। तो अपन लिख सकते हैं, सब कुछ तो बता रखा है। Fe+H2 किस में बदल रहा है? Fe3O4 में, और प्लस O2। ये तो रासायनिक अभिक्रिया लिख लेनी है आपको, पेपर में लिखी हुई है, केवल प्लस का ये तो लिखना है, इसको अभिक्रिया के रूप में लानी है। सारे सूत्र उत्र सब लिखे हुए हैं। हाँ, वो क्रम खुद ही लिखता है Fe+H2, और ये ऐसा कैसा लिखना है, दिखाई नहीं अपन इसमें ऑक्सीकरण अपचयन शब्द नहीं है, संख्या है इसमें, संख्या आ रही है, इसका मतलब संतुलन पूछ रहा है, अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया पूछ रहा है वो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ नहीं देखना आपको। अब अपन करेंगे इनको बराबर संख्या में, क्या करेंगे? इनको संख्याओं में बराबर करेंगे अपन इनको। अभी तुम ये मत देखो इधर हाइड्रोजन है उधर ऑक्सीजन, वो ये पूछ ही नहीं रहा हाइड्रोजन किधर है ऑक्सीकरण किधर है, पूछ ही नहीं रहा वो। ऑक्सीजन में आपके ऑप्शन में संख्याएं लिखी हुई है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन पूछ रहा है वो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है वो। अब आप बताओगे, बोलना नहीं है बीच में, पहले ये पूरा सोल्व करेंगे। इसको लिखा Fe+H2, Fe लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ Fe लिख दिया। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। H2 लिखा हुआ है प्लस H2, क्या कहते हैं इसको? इन दोनों ने अभिक्रिया की, लोहे पे जंग लग गया ना, तो इसको ये था, लेकिन कोई बात नहीं, सरल पूछा, अच्छी बात थी जिन्होंने पढ़ा। जल, अगर लोहे पे जल से अभिक्रिया करता है तो जंग का निर्माण होता है, लोहे पे जंग लगना संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है, ओरिजन रिएक्शन कहलाती है, वो ये अभिक्रिया है। इससे 2-3 प्रश्न सोल्व होंगे। तो क्या बना? Fe3
O4 प्लस ए। अब अपने को इधर और इधर इनकी संख्या बराबर करनी है। अब आप पहले नंबर पे इधर पकड़ो, एफ ही है ना, इधर इधर एफ ही कितने हैं, तीन, तो अपने को इधर भी 3 करने पड़ेंगे, तो इसके आगे 3 लगा सकते हैं, लग गया 3। हाँ, अब आगे क्या, H2O, हाँ यहाँ H2 करना। हाँ, दैन की विक्रिया नहीं लिख रही अपने को, H2 करना, ये दैन वाला लिख दिया मैंने, H2 Fe3O4 व H2 के गुणांक, ओ ये O भी हटा दो इसमें, अब से H2 लिख दो, खुद नहीं, दहन नहीं करना। अब देखो हाइड्रोजन को छोड़ो आप, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4। अब क्या करोगे, हाँ यहाँ पर क्या लगा दोगे, अब ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना। हाँ, अब इधर क्या लगाएंगे, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है बराबर। लो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4 है, पूरे के आगे 4 लगाया मैंने, पूरे के आगे। इधर भी ऑक्सीजन कितने, O2 नहीं लिखा हुआ है, केवल O लिखा हुआ है, पूरा क्या लिखा हुआ है, O2 नहीं लिखा हुआ है मैंने, केवल O लिखा हुआ है, और पूरे के आगे क्या लिखा हुआ है, 4। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन कितने, 4, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई। इसके बाद में इधर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, और उधर केवल क्या लिखा होता है, H2, तो इस H2 के आगे क्या लगाएंगे, 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या संख्या क्या आई, 3, यहाँ पर कितने आया, 4। इसको अपन ने संतुलित थोड़ी करे, तो एज इट इज है, तो इसका मतलब कितना है, 1। इसको संतुलित करा अपन ने, क्या लगाया है, 4, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, 3 4 1 4, ये होगा इसका। संख्याओं को बराबर करना है, हमारी मैथ्स अच्छी है तो मान रख रख के भी देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना, क्योंकि 2 प्रश्न जो आ रहे होंगे दिमाग में वो और गलत कर दोगे वहां पे। सीधा सा तरीका है ये, अब इसके नीचे एक क्वेश्चन छोटा सा और लिख लेना, उत्तर निकाल लिया ना, 3 4 1 4, 3 4 1 4 सेकंड। आ गया क्या समझ में, अब एक छोटा सा प्रश्न लिख के उसका उत्तर बताना। Fe3O4 का रासायनिक नाम क्या है, ये इसका नाम लिख के लाना कल। Fe3O4 का रासायनिक नाम क्या है, लिखो, इसमें सवाल लिखो, Fe3O4 को रासायनिक रूप से कहते हैं। ये सवाल पूछा था, कर लोगे ना, अभी और आएंगे ऐसे। हाँ, या तो ये मान रख रख के देख भी सकते हैं अपन, लेकिन अपने को नहीं करना, आप जैसे कर रहे हो वो एकदम सही है, उससे आपका उत्तर सही निकल रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। पहले इधर देखो, ये तो मैंने संतुलित कर दी, इधर Fe3 थे तो अपन ने पूरे के आगे क्या लगाया,
3 लगाया, या ऑक्सीजन 4 है और इधर एक ही थी, इसलिए इस ऑक्सीजन को 4 बनानी है, तो इसके पूरे के आगे कितना लिख दिया 4। अब पूरे के आगे 4 लिखने से हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, जबकि उधर कितने हैं 2 ही है। तो अब 2 को 8 में बदलने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 4 से, इसलिए यहाँ पे कितने आ गया 4। अपन ने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, इसका मतलब ये क्या है 1। यहाँ पर इस पे आगे अपन ने कितने से गुणा किया है 4 से, और यहाँ पे कितने से 3 से, इसलिए उसका उत्तर क्या बना 3 4 1 4। अगला क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन भी पूछा था, वैसे तो कर चुके हो, आ चुका है थ्योरी में, लिखना। निम्नलिखित में से 2022 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ी है ये, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो। आप देखो असत्य को अंडरलाइन कर लो, आप असत्य स्टेटमेंट छांटना आपको। नंबर पहला, यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। पहला स्टेटमेंट लिखना, यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। नंबर 2, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। नंबर 2, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। नंबर 3, यह एक वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। हाँ, यह एक वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। नंबर 4, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल तथा प्राप्त उत्पाद का गुणांक 1 होता है। अभी जस्ट उसमें 6P में पढ़ के आए हो, आराम से उत्तर निकालोगे इसका। 3-4 जगह आती है चुना। अब देखो प्रश्न को पढ़ो, असत्य स्टेटमेंट देखना है ना, सत्य नहीं देखना आपको। उसमें 6P उसमें 100 दे नहीं रखा है तो वो तो वहीं आया गया, लेकिन उसके आधार पे उत्तर निकाल सकते हो आप। अब अभिक्रिया, चलो तो मुझे बताओ अभी क्या लिखी थी, बुझा हुआ चूना को किससे लिखा था, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने पे पानी डाल रहे हैं तो प्लस H2 अभिक्रिया, ये अभिक्रिया याद करनी है। तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा निकलती है, और वो किसके रूप में निकलती है, इसको तो अपन ने कहा था बिना बुझा हुआ चूना, और इसको कहा था बुझा हुआ चूना, और इसको कहते हैं रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले। ये अभिक्रिया है, इसको याद भी रखना आपको। कौन सा स्टेटमेंट इन जो है असत्य लिख, हाँ जुड़ रहा है जल तो, और जबकि ऑप्शन में क्या लिख रखा है, वियोजन। तो ये एग्जाम्पल सही करो, असत्य जो कथन है वो वियोजन वाला होगा। वो कौन सा होगा, वियोजन वाला होगा। अब देखो लिखना, एक रासायनिक अभिक्रिया
निम्न प्रकार से है। एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। पहले पूरा लिखो फिर लिखना अभिक्रिया। जिसका संतुलित रूप जिसका संतुलित रूप जिसका संतुलित रूप संतुलित रूप कहलाता है। गुणांक में संतुलित रूप कहलाता है गुणांक में। अभिक्रिया लिखो वो संतुल बोथ 1 1 2। हाँ आ रही हूँ बस। ये लिखो अभिक्रिया CO + H2 CH3OH, इसको संतुलित करना है अपने कुल मिला के। पहला ऑप्शन ये अभिक्रिया लिखो। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, H2 को हाइड्रोजन, CH3OH को कहते हैं मेथेनॉल। ये लिखी हुई अभिक्रिया है, इसको संतुलित करनी है गुणांकों के रूप में। ऑप्शन देगा वो अभी जैसे करा था ना अपन ने। देख लो कार्बन इधर कितने हैं उधर कितने हैं, इधर भी एक और उधर भी एक ही है। इधर ऑक्सीजन एक है उधर भी एक है, उधर उधर हाइड्रोजन एक है और इधर कितनी है। उधर भी होगा फिर कुछ ना कुछ तो। हाइड्रोजन देखो कितने, इधर कितने हैं। देखो इधर कार्बन एक है इधर भी कार्बन है, तो पहला गुणांक तो एक आएगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा ऑक्सीजन एक है इधर भी और इधर भी ऑक्सीजन कितनी है एक, तो दूसरा गुणांक भी कितना आएगा। एक बार एक एक को फिर अपन मैच करेंगे जिस हिसाब से दे रखा है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर हाइड्रोजन कितने 3 और 1 है 4, तो इसके आगे अपन कितने लगाएंगे। अब देखो जो कार्बन है वो भी एक है, ऑक्सीजन है वो भी एक है, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी कितने हैं 4। अब इसको गुणांक के रूप में लिखो। CO कितने हैं 1, हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 2 लिख दिया। अपन इधर कुछ करा है क्या 1 2 कुछ, एज इट इज है तो 1, तो 1 2 और 1, ये किस में आ रहा है ऑप्शन में 1 नंबर। बाकी टेस्ट पेपर होगा उसमें खूब सारे मिलेंगे। कल अणु और परमाणु शुरू होगा, छोटा सा टॉपिक है, हैं? नहीं है क्या, ठीक है।